क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले थोड़ी बहुत। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग। डीपीपी तो देखो तुम्हें ना, जो तुम्हारा व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे तुम्हें एक शीट दिख रही होगी। तो उस शीट में ना डीपीपीज अवेलेबल है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें वहां पे डीपीपीज मिल जाएंगी, वहां से सॉल्व कर लेना। ओके मैम। देखो ये ऐसे तुम्हें डीपीपीज मिलेंगे। यहाँ पे हर टॉपिक की है, फील्ड, कूलाम्स लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे हर किसी का है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्वेश्चन है। तो डाइपोल है। अच्छा ये बताओ, फोर्थ वाला बताना, क्वेश्चन नंबर 4। कल हम लोगों ने किया है पोटेंशियल और आर का ग्राफ कैसा आना चाहिए। फर्स्ट फर्स्ट वाला आना चाहिए। यस मैम, फर्स्ट वन। अंदर पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। जब तक वो तुम्हारे सरफेस पे नहीं आ जाता है ना। तो जो सरफेस पे रहेगा उतना ही पोटेंशियल तुम्हारा इनसाइड रहेगा। वेरी गुड। उसके बाहर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो बेस्ट सूटेड ग्राफ कौन सा है, ए ग्राफ। वेरी गुड। ये डाइपोल का है, इसको थोड़ी देर में कराएंगे। डाइपोल अभी तुम्हें पढ़ानी है। सेकंड क्वेश्चन करो। टाइम पीरियड निकालना है। ये शायद पोटेंशियल का तो क्वेश्चन नहीं है, ये तो ओमेगा ओमेगा निकलेगा यहाँ से। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। तो ओमेगा निकालना है, ठीक है। एक चार्ज है, एक लॉन्ग वायर के चारों तरफ सर्कल में मोशन कर रहा है। नंबर सेकंड क्वेश्चन।
कैसे? 2 पाई बाय ओमेगा कैसे निकालोगे? दोनों फोर्स को बैलेंस करोगे। कौन सा फोर्स लग रहा है? एक चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल, और दूसरा सेंट्रीपिटल, और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल। नहीं नहीं, यही तो सेंट्रीपिटल फोर्स है। दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज गोल गोल घूम रहा है, और ये जो लॉन्ग वायर है जो कि चार्ज वायर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो दो फोर्स हैं, दोनों फोर्स को बैलेंस करो। कितना आ रहा है टाइम, बताओ मुझे टाइम पीरियड। मैम सी। हाँ बोलो, विच वन? सी। है सी आ रहा है मैम। कौन सा आ रहा है? बी? सी। मैम सी? सी। कैसे आ रहा है? बी आएगा। टाइम पीरियड क्या है? 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई बाय ओमेगा। ये 1/2 पाई यार नीचे कैसे आ रहा है? ये बी आना चाहिए, क्योंकि दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर दोगे तो वहां से टाइम पीरियड निकाल लोगे, क्योंकि वहां से ओमेगा आ जाएगा। हो जाएगा? देखो, नहीं होगा तो एक बार देख लो यहाँ पे क्या क्या करना है। एक सेकेंड। देखो अभी करके बताती हूँ, 1 मिनट में एक बार अपना कीपैड लेके बैठती हूँ। देखो, ये एक इनफाइनाइट चार्ज वायर है। अब इसके पास एक चार्ज जो है सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो तुम क्या कर, तुम्हारे पास दो फोर्स हो गए। एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, दूसरा फोर्स तुम्हारे पास कौन सा हो गया? इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसे आप लिख सकते हो QE। मतलब ये Q कौन सा है? ये चार्ज पार्टिकल Q सर्कल में घूम रहा है, और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होगी? इस लीनियर चार्ज की वजह से। लीनियर चार्ज की वजह से कितनी होती है बताओ? लॉन्ग लीनियर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है लैम्डा बाय कितना? एल मैम। λ/2πε0r, यही होगा। ये आर से एक ये आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अच्छा रुको, mv² है ना, हमें ओमेगा चाहिए, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा। तो इसको ओमेगा में लिख कन्वर्ट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? m⍵²r। तो ये हो गया Q λ/2πε0r। अभी इसको m और r को यहाँ ले जाओ, तो ये r² हो जाएगा, और ये m यहाँ आ जाएगा, तो ये तुम्हारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई। Q λ/m²πε0, 2πε0r²। ये ओमेगा² है, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रख दोगे तो 2 पाई अपॉन में ओमेगा है, तो ये ओमेगा² है, तो ओमेगा ये रूट में आएगा। तो ऊपर कौन सी टर्म्स जाएंगी? ये Q λ यहाँ आ जाएगा, m/2πε0r², ये हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो। ठीक है, ऊपर m है और 2 पाई है, तो यहाँ से हो सकता है क्या किया हो,
टू पाई को टू पाई एक हमारे पास बाहर भी है और यहाँ भी है, ये m ओमेगा r स्क्वायर बाय क्यू लैम्डा। इन्होंने देखो k की टर्म्स में लिखा है। अच्छा, k को यहाँ पे ओपन करोगे ना, इस k को ओपन मत करो तो या फिर यहाँ पे k बना लो। देखो k क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको करो, ये कितना बन जाएगा, k की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और ये k की वैल्यू हो जाएगी। तो तुम्हारे पास ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट 2m r स्क्वायर अपॉन, सॉरी 2 यहाँ नहीं आएगा, 2q लैम्डा। ये k कहाँ जाएगा, अपॉन में, ठीक है। और ये r स्क्वायर है तो r बाहर आ जाएगा, तो आ गया 2 पाई r m अपॉन 2q k लैम्डा, आ गया वही जो आंसर। तो इसका आंसर क्या है तुम्हारा, सी ऑप्शन, ठीक है। देखो ये बी ऑप्शन आ गया। तो सिर्फ फोर्सेस तो बैलेंस इक्वल करना था, ओमेगा निकालना था, इसमें क्या नया था बोलो, क्यों नहीं हो पाया। ओ 7 करो, 7, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां सवाल करो, 7वां। देखो 64 ड्रॉप्स हैं, हर किसी के पास 10 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल है, कंबाइंड होके एक बड़ी ड्रॉप बना दी। तो बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर। के क्यू बाय आर। एक का छोटी का 10 मिलीवोल्ट। आंसर बताओ कितना आएगा, करो। बच्चों आप लोग अटेंडेंस फॉर्म भी फिल करते रहना। तो ये क्या है, एक बड़ी ड्रॉप बन गई, ठीक है। कैसे, जब स्मॉल 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 छोटी छोटी ड्रॉप बनी, कितनी स्मॉल ड्रॉप है वो, 64 ड्रॉप है, ठीक है। हर ड्रॉप का पोटेंशियल, इसको मान लो कि हर एक स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल है 10 मिलीवोल्ट, ठीक है। और हर क्यूब के पास कितना चार्ज है, मान लो हर एक उसके पास चार्ज है कितना, क्यू। अब ये टोटल मिलके एक बड़ी बॉल बन गई, मान लो इसका कैपिटल चार्ज क्यू है, इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, इसका जो पोटेंशियल है बी है। अब एक छोटी सी जो बॉल थी, इसका कितना चार्ज माना है तुमने, स्मॉल क्यू, इसका पोटेंशियल कितना है 10 मिलीवोल्ट, इसका रेडियस कितना मान लो स्मॉल आर। ये हो गया। कैसे निकालेंगे अब इसका पोटेंशियल भी, बोलो क्या करें। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना कि हमने कुछ कुछ चीज मिला के एक बड़ी चीज बना दी, छोटी छोटी चीजें मतलब छोटी छोटी बॉल बना के कर दिया तो एक बड़ी चीज बन गई। तो कैपेसिटर निकालो, पोटेंशियल निकालो, आगे जाके जाओगे तो ऐसे में अभी पोटेंशियल आया तो आगे पूछेंगे कैपेसिटर निकालो। तो इन जैसे क्वेश्चन में जो बेसिक स्टेप होता है, यहाँ देखा जाता है कि वॉल्यूम कंजर्व रहेगी, यानी जो इनिशियल वॉल्यूम है वो फाइनल वॉल्यूम के बराबर ही रहेगी। तो इनिशियल वॉल्यूम बताओ बच्चों। 2.5 आंसर आ रहा है। 2.5 वोल्ट है। यस मैम 2.5 वोल्ट। ओके, लेट अस सी कितना आएगा, लेट्स सी। बताओ पहले
इनिशियल वोल्ट इतना, इनिशियल वॉल्यूम कितनी है 4/3 पाई स्मॉल आर, मतलब छोटी बॉल का रेडियस कितना है स्मॉल आर क्यूब। और ये कितनी बॉल मिली है भाई 64। अब इन बॉल्स को मिला के एक बड़ी बॉल मिली है तो उसका वॉल्यूम भी भाई इनके बराबर ही होना चाहिए। तो उसका रेडियस कितना है कैपिटल आर क्यूब, हमने कैपिटल आर माना है। तो अब देख लो जो कैपिटल आर है वो कितना बड़ा है आर के, 64 का क्यूब कितना होगा 4, 4 तो आर का आया 4 टाइम्स, यानी जो ये बॉल है ये 4 टाइम्स बड़ी है, तो रेडियस आ गया। तो अब पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया तुम्हारे पास के कैपिटल क्यू बाय आर। तो के को एज इट इज रहने दो, क्यू अगर एक के पास क्यू है तो 64 बॉल से तो कितना की हो जाएगा 64 ऑफ स्मॉल क्यू, और आर बच्चों में इस कैपिटल आर को क्या लिख दूं स्मॉल 4r लिख दूं, ये लिख दिया। अब ये देखो के क्यू बाय स्मॉल आर, ये एक बॉल का पोटेंशियल हो गया जो छोटी बॉल थी क्यू स्मॉल आर और के, है ना। इसके पास कितना है 10 मिली वोल्ट, तो हो गया आपके पास 64/4 इंटू 10 मिली वोल्ट, तो ये कितना आ गया 16। 14 को इससे मल्टीप्लाई करो 16 आएगा, तो 160 मिली वोल्ट आ रहा है, 160 मिली वोल्ट। ऑप्शंस देखते हैं। हाँ तो देखो मिली वोल्ट में ये आंसर, तो 160 मिली वोल्ट। तुम लोगों का 2.5 वोल्ट कैसे आया, क्या एरर था, क्या एरर किया। 160 ही आ रहा था। हाँ 160 ही आ रहा था, वेरी गुड। जिसका 160 आ रहा है तो वेरी गुड। मैम वो 64 नहीं था, वो मैंने 1/4 किया था, इसलिए मेरा 2.5 देखो तो कैपिटल क्यू को भी तुम स्मॉल चार्ज क्यू में लिखोगे, तो एक का चार्ज क्यू है तो 64 बॉल का 64 क्यू। रेडियस तुमने निकाल ली 4r, तो हमें नहीं पता, हमें एक बॉल का पता है, तो के क्यू बाय स्मॉल आर 1 बॉल का था, तो मैंने उसको वैल्यू पुट कर हो गया, ठीक है। Yes. ओके, अब एक बार पोटेंशियल देख लेते हैं डायपोल की वजह से, ठीक है। कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का देख लिया था। क्वेश्चंस करेंगे तो देख लो ये क्या है। अगर डायपोल क्या होता है स्टूडेंट्स, चलो मैं इसको समझा ही देती हूँ। System of two equal and opposite charges separated by certain distance. वेरी गुड। एक डायपोल क्या है, अगर हमारे पास दो छोटू छोटू से चार्जेस हैं और वो एकदम बहुत क्लोज रखे हुए हैं, डायपोल क्या होगा, ये दो छोटे छोटे चार्जेस हैं, ठीक है। और ये चार्जेस कैसे होंगे अपोजिट चार्जेस, अगर एक माइनस क्यू है तो दूसरा प्लस क्यू होगा, और दोनों बहुत क्लोज रखे होंगे, मतलब बहुत छोटी डिस्टेंस पे होंगे। मान लो ये ए डिस्टेंस है, तो दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। इसको बोलते हैं हम डायपोल। अभी जिसका माइक ऑन है उसको ऑफ कर लो। ओके, दिस इज डायपोल। अभी अब पोटेंशियल फाइंड करना है डायपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पी पर। तो सवाल है फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू डायपोल। अब देखो यहां से एक चीज और आएगी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो वहां पे शायद स्किप हो गया था, क्या फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालते हैं एट पी पॉइंट ड्यू टू डायपोल। तो डायपोल की वजह से दो चीज निकलती है, एक तो पोटेंशियल और एक तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो ये पॉइंट पी है ये इसके एक्सियल लाइन में ही है ना, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट पे ही है, तो ये एक्सियल पॉइंट होता है। तो ऐसे पॉइंट्स को क्या बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट कैसे कि डाइपोल के लाइन ज्वाइनिंग पे ही है, मतलब अगर डाइपोल यहाँ है तो इसके लाइन ज्वाइन कर सकते हो, यानी एक ही मतलब अगर एंगल बोले तो इनके बीच में कोई एंगल नहीं है, जीरो एंगल है, तो ऐसे पॉइंट्स को क्या बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। ओके, तो कई बार तुम्हें से ये भी पूछ लिया जाएगा
potential at point P where point P is situated at the axial points, ऐसे भी बता देंगे। तो आप बताओ कितना आएगा पोटेंशियल। पॉइंट चार्जेस लेके करो, पॉइंट चार्जेस का निकालना आता है ना। मान लो ये डिस्टेंस यहाँ से, ओके रुको, ये डिस्टेंस 2a मान लो दोनों डायपोल के बीच में, और इनके बीचों बीच से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है मैं वो तुम्हें दे रही हूँ r। मैम क्वेश्चन क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, मैम क्वेश्चन क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। क्वेश्चन की डिटेल ये है कि एक डायपोल है, डायपोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2a है, ठीक है, ध्यान से सुनो। डायपोल के बीच की डिस्टेंस आपके पास 2a है, और जो पॉइंट P है वो डायपोल के बीचों बीच से r डिस्टेंस दूरी पर है। P पॉइंट पे आप पोटेंशियल मुझे बताइए। तो पॉइंट चार्ज लेके कर सकती हूँ मैं, देखो ये पॉइंट P, ये माइनस Q चार्ज, ये प्लस Q चार्ज, ठीक है। अब डिस्टेंस तुम्हें बताइए जैसे कल किया था, Q पोटेंशियल एट पॉइंट P, ये 8 पॉइंट मान लो, ये B पॉइंट, तो यानी ऐसे कर लो BA प्लस BB। तो A की वजह से कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस KQ बाय A पॉइंट से P पॉइंट का दूरी कितना है 2a plus r 2a plus r ना। 2a plus r वेरी गुड, A प्लस R। नहीं, इस पॉइंट से पूछ रही हूँ मैं, A पॉइंट से। 2a 2a plus r plus r मैम। ये A 2a डिस्टेंस, plus ये A डिस्टेंस, और यहाँ से ये डिस्टेंस R। तो तुमने सही बोला है, A प्लस R। B पॉइंट के लिए बताओ कितना है, प्लस KQ डिस्टेंस बोलो। B से P पॉइंट के लिए a minus r मैम। A तो सिर्फ इतना है ना, A तो सिर्फ इतना है, तो R माइनस A होगा, क्योंकि R कैपिटल है, तो यानी R में से A माइनस कर दोगे तो B से P वाली दूरी आ गई। तो यही तुम्हारा क्या है, पोटेंशियल। अब इसको आगे तुम सॉल्व कर लोगे, KQ मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 1/R माइनस A माइनस 1/R प्लस A, है ना, ये आया। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा। तो क्या मैम यहाँ है, कुछ नहीं दिख रहा, कहीं और कर ले। क्या नहीं कर रहा, मैम कुछ भी नहीं दिख रहा है साफ साफ। क्यों, मैंने स्क्रीन तो शेयर करी है। मैम मतलब पीछे भी लिखा है, आगे लिख रहे हो आप तो। क्या आ रही है, मैम एक पेज पर मतलब हम पहले लिखा हुआ फिर लिख रहे हैं ना, तो समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। मैम एक नए पेज में लिखो। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। अच्छा, इस पेज पे ऑलरेडी लिख रहा है, मेरी स्क्रीन पे तो मुझे नहीं दिख रहा। 1 मिनट रुको, एक सेकंड। ये तो मैंने नई शीट ऐड करी है ना, इस पे तो कुछ है ही नहीं। नो नहीं मैम मैम, कुछ लिखा हुआ है। मैम लिखा हुआ है। ओहो, ठीक है। अब देखो, अभी ठीक है, दिख रहा है। Yes, मैम। yes तो ma'am. अभी इसको कैलकुलेट करो, इसको मुझे बताओ कितना आया है पोटेंशियल। 2KQA अपॉन R माइनस A का स्क्वायर होल स्क्वायर। हमारे चक्कर में मेरा फैन पता नहीं कहाँ चला गया। इस फैन से मैं वर्क कर रही थी। करो करो, सॉल्व करो इसको। मैम A को मैम नेग्लिजिबल मानना है ना। हाँ,
तो इसको कैसे कर लोगे, इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस आर माइनस ए और r प्लस ए, तो ये कैसे वर्क करेगा, आर स्क्वायर माइनस A square. ए स्क्वायर। ऐसे लिख सकती हूँ। यस मैम। Yes, ma'am. तो ये r माइनस है, ये क्या हो जाएगा, r प्लस ए 2A. माइनस, अब ये तुम्हारा ये क्या है, आर r प्लस ए है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r माइनस आर ए, माइनस ए। तो ये कितना हो गया, 2a मैम। 2A आएगा. R square max A square 2A. ठीक है, 2a। अब एक चीज देखो, ये q इंटू 2a क्या हो गया, डाइपोल। डाइपोल Dipole क्या moment. होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस 2a थी, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डाइपोल। तो कितना आ गया तुम्हारे पास, k p अपॉन r स्क्वायर माइनस ए a स्क्वायर। स्क्वायर। अच्छा कहीं पे चार्ज वार्ज का तो गड़बड़ नहीं कर दिया, k q बाय r, सही है, यही आएगा, k p बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, और ये डाइपोल मोमेंट, अब यहाँ पे एक बार बाइसेक्टर के लिए निकालो। अगर डाइपोल मोमेंट मुझे, अब इस पेज पे कुछ नहीं है ना, यस मैम। तो अब देखो, अभी क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट अगर आपसे पूछे कि फाइंड करो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट द इक्वेटोरियल पॉइंट, क्वेश्चन, फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। बोलो। Perpendicular to dipole. हाँ, परपेंडिकुलर, यानी ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। तो देखो, ये मान लो डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, 2a डिस्टेंस है, और तुम्हें परपेंडिकुलर कल मैंने बताया था कि ऐसा पॉइंट जो जस्ट इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है ना, परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, इस और इस डिस्टेंस को बराबर बराबर बांटेगा, यानी ये डिस्टेंस भी a और ये डिस्टेंस a। तो p पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, कल ऐसा क्वेश्चन किया था, मैम kp बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ब्रैकेट में 3/2। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं पूछ रही, मैं तो पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना, KQL by सॉल्व तो कर K2QA। लो, सॉल्व तो कर लो। किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, यानी ये पॉइंट तुम कुछ भी अपनी तरफ से मान लो, जैसे एल लेंथ पे है, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सपोज करो आर आई, तो ये दोनों बराबर आ गई, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर देंगी, 0 0 0। के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर क्या आ गया, 0। ये कल ही सिखाया था कि अगर पोटेंशियल, अगर दोनों चार्जेस सेम हैं, तो डाइपोल की तो ये क्या है, पहचान है डाइपोल की, चार्जेस कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं और वो इक्वेटोरियल पॉइंट यानी जस्ट परपेंडिकुलर रखे हुए हैं, तो उनकी वजह से डाइपोल कितना आएगा, 0। कल एक सेम क्वेश्चन कराया था, क्या आएगा, पोटेंशियल 0। क्वेश्चन नंबर 3, अगर मान लो तुम्हारा डाइपोल बच्चों यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, अब मैं इस पॉइंट P को ना तो एक्सिस पे लेती हूँ, बिल्कुल एक्सिस पे, ना परपेंडिकुलर लेती हूँ, यानी कहीं बीच में वो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट P कहीं बीच में है। तो अभी कहीं बीच पॉइंट पे अगर आ जाए कि पोटेंशियल फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करेंगे, इससे पहले मुझे एक चीज बताओ कि क्या डाइपोल में डायरेक्शन होती है, Yes. तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स, नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ तुम्हारी डाइपोल की डायरेक्शन होगी, इतना चलो तुम्हें पता है। तो ये तुम्हारा मान लेते हैं यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट इस दोनों चार्जेस की वजह से कितना है, P है, मान लिया। अब ये मानो ये पॉइंट P जो है
ये कितना एंगल बना रहा है भाई थीटा से, मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, सपोज करो थीटा एंगल, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। अब एक काम करो, इस डाइपोल के तुम वेक्टर करो, ये भाई तुम्हारा हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। तो अब ये इस डाइपोल के हम एंगल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एक तो पी कॉस थीटा और एक पी साइन थीटा। करो इतना ये वाला सवाल। मैं कुछ क्वेश्चन देख लेती हूँ। ये तो मान लो ये वाला भाई, ये पी तुम्हारा इधर है तो ये एंगल बनेगा यहाँ से पी कॉस थीटा, ये थीटा है तो ये डाइपोल मूवमेंट का यहाँ पे पी कॉस थीटा बन गया, और ये वाला मान लो ये डाइपोल का क्या बन गया, पी साइन थीटा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास दो डाइपोल, तो ये वाला हो गया पी कॉस थीटा, ठीक है, और ये हो गया पी साइन थीटा। तो यानी इस पॉइंट पी पे तुम्हारे पास दो डाइपोल हैं, एक तो पी कॉस थीटा जिसकी वजह से ये पॉइंट पी क्या है, अलोंग द एक्सिस है ना, जो एक्सियल पॉइंट पे निकाला था, देखो पी कॉस थीटा ऐसे है और ये पॉइंट पी यहाँ पे है इसी लाइन पे, बोलो तो पी कॉस थीटा, पी को कैसे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो तुम, लाइन ज्वाइनिंग का। और पी साइन थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है पी के, तो ये वाला पी साइन थीटा की वजह से क्या होगा, परपेंडिकुलर की वजह से क्या आया था, इक्वेटोरियल की वजह से 0, है ना। तो पी साइन थीटा की वजह से डाइपोल मूवमेंट कितना, पी पॉइंट पे कितना मूवमेंट बनेगा, 0 बनेगा पोटेंशियल। तो सिर्फ किस पोटेंशियल की वजह से आएगा, पी कॉस थीटा की वजह से पोटेंशियल आएगा पी पॉइंट पे। समझे क्या कह रही हूँ, तुम्हारे पास दो डाइपोल हैं, सुनो ध्यान से, एक दो डाइपोल हैं, एक पी कॉस थीटा और एक पी साइन। अब इन दोनों डाइपोल की वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल बनेगा, पर देखो जो पी कॉस थीटा वाला एलिमेंट है वो कैसा एलिमेंट है, एक्सियल, है ना। और पी साइन थीटा वाला बच्चों कैसा है, इक्वेटोरियल। तो देखो पी पॉइंट के लिए, तो इक्वेटोरियल के लिए पोटेंशियल कितना आ जाता था, 0। तो यानी पी साइन थीटा की वजह से तो बनेगा ही नहीं, सिर्फ किसकी वजह से बनेगा, पी कॉस थीटा की वजह से। तो पी कॉस थीटा की वजह से बनाओ कितना आया, ये पी साइन थीटा ये इक्वेटोरियल कैसे है? ये इस पी का जो ये वेक्टर है -q और +q वाला जो डाइपोल है पी, इसके दो कॉम्पोनेंट हो गए ना, एक पी कॉस थीटा और एक पी साइन थीटा। तो ये थीटा हमने कौन सा लिया है, यही वाला थीटा है जो पी पॉइंट हॉरिजॉन्टल से बना रहा है ना। तो ये पी साइन थीटा वाला इस पी के लिए कैसे एक्ट करेगा, कि ये डाइपोल जो है ये इसके परपेंडिकुलरली रखा हुआ है। देखो ये ऐसे हो गया ना, ये पी साइन थीटा ऐसे आ गया और ये पी पॉइंट जस्ट इसके इक्वेटोरियल बाइसेक्टर पे है, ऐसे, समझे, इस तरीके से। तो अब इसकी वजह से ये परपेंडिकुलर हो गया, तो इसकी वजह से ये फील्ड, इसकी वजह से पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो अभी हम लोग एक्सियल की वजह से कितना आया था, देखो कहाँ गया तुम्हारा, ये देखो KP अपॉन, अब ये इसमें देखो P किसकी वजह से है, P cos थीटा, तो यहाँ पे ये P कौन सा आएगा, P cos थीटा, KP cos थीटा। अब यहाँ पे दो टर्म्स है तुम्हारे पास, एक r स्क्वायर और एक -a स्क्वायर, ठीक है। तो ये r स्क्वायर और यहाँ पे ये a स्क्वायर कौन सी टर्म है बोलो,
ये कुछ नहीं है। ये समझो कि तुम्हारा जो ये R पॉइंट है, ये कहाँ से डिस्टेंस है, इस पॉइंट से, एक सेकेंड, R जो है यहाँ इस पॉइंट से लेके P पॉइंट तक की डिस्टेंस है, ये इसको बोला गया है R, ठीक है। और A तुम्हें पता है क्या है, ये वाली डिस्टेंस। इसको P cos थीटा को हटा देते, डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे तुम्हें पोटेंशियल फाइंड करना है, ये P यहाँ सेंटर से लेके इस पॉइंट की डिस्टेंस है R। बोलो ठीक है। यस। अब मान लो कि तुम्हारे पास जो डाइपोल मूवमेंट है वो जो डाइपोल की जो लेंथ है वो वेरी वेरी स्मॉल है, किसके, R के। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। R। तो ये तुम्हारा डाइपोल मूवमेंट है किसी भी पॉइंट P पे निकालने के लिए, यानी अगर वो एंगल थीटा बना रहा है तो KP cos थीटा बाय R स्क्वायर। बस इतना याद रखो, और तुम्हें कुछ याद नहीं रखना। तो एट जनरल पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं किसी जनरल पॉइंट के लिए, ठीक। तो एक आध क्वेश्चन देख लो तो कर देंगे तुम्हें। ठीक है, तो पोटेंशियल हो गया तुम्हारा। यहाँ पे पूरा अच्छे से डेरिवेशन है एट अ पॉइंट ऑन की, पूरा जो वेक्टर मेथड है ये जो मैंने कराया है ना, ये एक शॉर्ट मेथड है, पर ज्यादातर तुम्हारे सिलेबस में इसी मेथड से कराते हैं। अगर तुम्हें देखना है, टाइम वेस्ट करना है तो, या फिर ज्यादा नॉलेज बढ़ानी है, ठीक है, तो ये वाला भी देख सकते हो। ये पूरा कंप्लीट मेथड है, कोसाइन लॉ से मैंने कराया था, मतलब तुमसे जो पहले स्टूडेंट थे उनको मैंने यहाँ पे कोसाइन मेथड कराया था, रिजल्ट यही निकल के आया था, देखो ठीक है। बट रिजल्ट सेम आएगा, बस ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा कोसाइन लॉ का यूज हो गया है। तो यहाँ पे सीखने वाली बात कोसाइन लॉ की, तुम में से किस किस को कोसाइन लॉ आता है ये बताओ, अगर नहीं आता तो मैं वो सिखा देती हूँ। कोसाइन लॉ लगाते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो कोसाइन लॉ क्या कहता है, वही जो अभी जब हम कल क्वेश्चन कर रहे थे ना, जब जिसमें हम लोगों ने कल जब ये थीटा निकाला था, देखो कोसाइन लॉ जो कल निकाला था वो कोसाइन लॉ से निकाला था, जब मुझे ये वाली साइड निकालनी थी थीटा, और थीटा गिवन था, है ना। जब मुझे ये साइड निकालनी थी और ये वाली बेस गिवन था L/2, और मुझे हाइपोटेन्यूज निकालनी थी, तो ये कोसाइन लॉ वही बताता है कि या क्या कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास थीटा गिवन है और उस थीटे से जुड़ी हुई वाली साइड तुम्हें गिवन है, तो तुम उसके अपोजिट वाली डिस्टेंस निकाल सकते हो। कैसे, देखो जैसे ये थीटा गिवन है और मान लो तुम्हारे पास ये डिस्टेंस गिवन है A, तो तुम B वाली साइड निकाल लोगे। कैसे, जो B डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस इन दोनों के बीच का कॉस एंगल। ये होता है कोसाइन लॉ, ठीक है। कि जिस मतलब बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर दो लाइन है जो बीच में एंगल बना रही है, देखो ये दो लाइन है, इसके बीच में थीटा एंगल है, ठीक है। अब तुम्हें ये भी पता है कि इसकी लेंथ मान लो L1 है, ये भी पता है कि इसकी लेंथ L2 है, तो अगर तुम्हें इसके सामने वाली लेंथ निकालनी है कि क्या होगी, तो तुम किससे निकाल सकते हो, कोसाइन लॉ से। कैसे, अगर मान लो ये निकालना है B, तो कैसे निकालोगे, B किसके बराबर हो जाएगा, L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस इन दोनों के बीच का कोसाइन एंगल। ये कहता है तुम्हारा कॉस लॉ। ये प्योरली मैथमेटिक्स है, मैथ्स में भी पढ़ा होगा और वेक्टर में भी पढ़ा होगा, ठीक है। बट तुम ये याद रखो, तुम्हारे जो पेपर में सवाल आएंगे वो यहाँ से आएंगे, KP cos थीटा बाय R स्क्वायर। बस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं, पोटेंशियल सेम रहता है। पोटेंशियल सरफेस इक्वल पोटेंशियल सरफेसेस, वेरी गुड। अगर मुझे बताओ, अगर मैं एक बात करूं रिंग की
और रिंग पे अगर क्यू चार्ज है तो मुझे बताओ क्या रिंग एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है? यस और नो? यस सर। वेरी गुड। यस क्योंकि रिंग Yes. पे हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा? के क्यू बाय कैपिटल आर, का रेडियस। तो जिन ऐसे सरफेसेस जिनके पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या रहे, हर पॉइंट पे सेम रहे, जैसे ये रिंग है, मान लो ये रिंग है, इस रिंग पे इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल, इस पॉइंट का भी, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल सेम है, तो उन पॉइंट्स को बोलेंगे हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अच्छा, अब एक बात बताओ, सुनो, यहाँ पे मैंने ये एक सरफेस बनाया, ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब यहाँ पे एक चार्ज बच्चा क्यों रखा है? मुझे ये चार्ज यहाँ पे लेके जाना है बी पॉइंट पे, तो मुझे एक बात बताओ कितना वर्क डन लगेगा? 0 मैम। वेरी 0 गुड। कल तुमने वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकाला था ना, क्यू बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। जब तुम्हारे पास फाइनल पोटेंशियल भी सेम है और इनिशियल पोटेंशियल भी सेम है तो वर्क डन कितना हो जाएगा? देखो फॉर्मूले से, 0। ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा? अगर आप किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव करा रहे हैं तो तुम्हारे पास जो वर्क डन आएगा वो आएगा 0। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। क्यों? बताओ, इसका रीजन बताओ, चलो सोच के। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, मैंने कल बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट पोटेंशियल बढ़ेगा। तो तुम खुद ही बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर मूव करोगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी मिलेगा? नो मैम। नो, नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है उनमें तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की पैरेलल हो ही नहीं सकती, तो इसलिए कौन सी होगी? परपेंडिकुलर होगी। रीजन समझ में आ गया? ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट। कि कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि चलो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्या ये आपस में कट कर सकते हैं? अगर ये एक दूसरे को कट कर जाएंगे तो वहां पर पोटेंशियल की दो वैल्यूज हो जाएंगी, है ना? जैसे मैंने ये डायग्राम दिखाया हुआ है, एक सरफेस के पास 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, दूसरे के पास 20 वोल्ट का पोटेंशियल है। अब उस पॉइंट का पोटेंशियल तुम कैसे डिसाइड करोगे कि कितना है? जो वो पर्टिकुलर पॉइंट है उस पॉइंट का पोटेंशियल कैसे डिसाइड करेंगे? कोई फॉर्मूला, कोई लॉ है तुम्हारे दिमाग में? नहीं। हाँ, तो इसीलिए क्या है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि ठीक है। बस यही है, 3-4 प्रॉपर्टीज हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो उनके सवाल ही जरूरी है। फिर आ जाती है तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही कराऊंगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये पीपीटी से इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें यही पीपीटी दूंगी, तो इस पीपीटी में तुम्हें ये लगे कि ये क्या लिख रहा है तो तुम्हें बाद में समझना है, इस वजह से एक एक लाइन जो ये यहाँ लिखी हुई है वही तुम्हें मिलेगी इस पीपीटी में, तो ध्यान से समझ लो। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पहली बात तो एक चीज ध्यान से सुनो कि अच्छा तुम ही मुझे बताओ, क्या एक बार तो मुझे बताओ कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स क्या होते हैं? पहले मुझे ये बताओ। कंजर्वेटिव मैम वो होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, और नॉन कंजर्वेटिव वो होते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। मतलब क्या पाथ पे डिपेंड? पाथ पे क्या? पाथ पे इनिशियल से फाइनल। इनिशियल टू फाइनल क्या डिपेंड कर रहा है? वर्क। बोलो। वर्क डन। देखो, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड क्या है कि कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क डन है, जो तुम कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क करोगे, वर्क मतलब कैसा भी वर्क, या तो चार्ज को ले जाने का एक जगह से दूसरे जगह पे, है ना, या फिर ग्रेविटेशन फील्ड की बात करें तो उसमें मास को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, है ना।
तो ग्रेविटेशन कैसा भी फील्ड हो, अगर फील्ड अगर कंजर्वेटिव है तो तुम्हारा जो वर्क है बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ किस इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करेगा कि तुम इनिशियली यहाँ थे और फाइनल इधर आ गए, मुझे बस इससे मतलब है, बीच में चाहे तुम कहीं से भी घूम के आए हो, आई डोंट केयर, ठीक है। बट नॉन कंजर्वेटिव फील्ड क्या होगा, जो तुम्हारे किस पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड करेगा, इसका वर्क डन तुम्हारे पाथ पे डिपेंड करेगा। अब मुझे एक दो एग्जांपल दो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, चलो। मैम जैसे ग्रेविटेशन है फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। और बताओ। फ्रिक्शनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। कौन सा? फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा है? कंजर्वेटिव फोर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। और बताओ तीसरा। मैम मैग्नेटिक फोर्स। जो तुम पढ़ रहे हो पहले इसी का एग्जांपल दे देते मुझे। मैम इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो सबसे पहले पढ़ रहे हो उसी का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है ना। अभी तक तुमने वर्क निकाला है तो पोटेंशियल की कौन सी वैल्यूज रखी है, फाइनल और इनिशियल। इनिशियल। बस मैंने तुम्हें बोला कि तुम किसी पाथ से आओ या किसी भी पाथ से मत आओ, फाइनल और इनिशियल बस वैल्यू रख दो, खत्म। तो अब समझ में आया कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का मतलब। यस मैम। पहली बात, फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है भाई, फ्रिक्शन तो, क्योंकि एक बार बताओ फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव कैसे हो सकता है, विस्कस फोर्स हो गया और तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स, ये सारे नॉन कंजर्वेटिव है, मतलब ये तुम्हारे पाथ पे डिपेंड करेंगे ना, ये तुम्हारे पाथ डिपेंडेंट फोर्स है। इलास्टिक फोर्स। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किन चीजों के लिए डिफाइन कर सकते हो, जो फील्ड तुम्हारी कंजर्वेटिव है उन्हीं के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, अदरवाइज तुम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते। कभी देखा है फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सुनिए है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सुनिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सुनिए, कभी तुमने फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली है क्लास 11th में? नो मैम। हाँ, तो वो डिफाइंड ही नहीं है। तो सबसे पहला पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक है कि ये सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड के लिए है, अदरवाइज डिफाइंड ही नहीं है। और पोटेंशियल एनर्जी है क्या, तो मैंने कल तुम्हें क्या बताया था, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो अ वर्क, है ना। बट पोटेंशियल एनर्जी एक कूलम से ज्यादा चार्ज के लिए डिफाइंड की जाती है। एक कूलम से ज्यादा चार्ज अगर घसीट के कहीं से लेके आ रहे हो तो हम बोलेंगे कि इसका पोटेंशियल एनर्जी ये है। तो इसका वो पढ़ो, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम in a given configuration against the interaction force between them। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देखो क्या है, अब तुम्हारे पास ये मत कहना कि मैम हम क्वेश्चन कहाँ से करेंगे, मैंने तुम्हें क्वेश्चन की पूरी वो दी हुई है, डीपीपीज मिली हुई है, वहां पे जाके क्वेश्चन करो। बाकी मैं भी तुम्हें क्वेश्चन तो खूब सारे कराऊंगी, एक बार ये थ्योरी हो जाए हमारी, वैसे क्वेश्चन भी कर रहे हैं साथ साथ में, उसके बाद डीपीपीज भी मैं कोशिश करूंगी कि करा दूं जल्दी जल्दी। अब क्या कह रहा है वो, जो बोल रहा था कि असेंबलिंग द चार्जेस ये वो फलाना, तो देखो ये क्या कह रहा है कि एक सिस्टम को कॉन्फ़िगरेशन करने में, मान लो तो मुझे ये 3 चार्ज लेके आने हैं इस पोजीशन पे, और मैंने इन तीन चार्जेस को यहाँ लाने पर एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, ये इस तरीके ट्राइंगल भी नहीं बना, मतलब यहाँ भी कोई चार्ज नहीं है, तीनों चार्जेस ये इंफिनिटी पे रखे हुए हैं। अब मैं इंफिनिटी से खींच के एक एक चार्ज को लेके आऊंगी, मान लो पहले एक चार्ज को लेके आई। अब एक बात बताओ, ये पूरा स्पेस है, यहाँ पे अभी कोई दूसरा चार्ज नहीं है जिसकी वजह से ये चार्ज इफेक्ट होगा, बोलो। तो अभी मैं यहाँ से यहाँ तक लेके आऊंगी तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा, एक बात बताओ। ये चार्ज Q1 Q2 और Q3, वेरी गुड, कितना 0 चार्ज, तो मैं Q1 को यहाँ पे ला के रख दिया, ठीक है। अभी इस Q1 के लिए मैंने कोई काम नहीं करा क्योंकि कोई मेरे को अगेंस्ट करने के लिए कुछ था ही नहीं,
ना। काम कब करूंगी भाई, वर्क कब करेंगे, यहाँ पे काम तभी करेंगे जब कोई हमें क्या करेगा, हमारे अगेंस्ट में हमें काम वर्क करेगा, हमारे अगेंस्ट कोई चीज है। तो अभी Q1 के लिए अगेंस्ट में कुछ नहीं था, अब ठीक है Q1 आ गया, अब मेरे पास बचा Q2 चार्ज। अब Q2 को मैं उठा के लेके आऊंगी तो मेरे को Q2 को अगेंस्ट करने के लिए कौन बैठा हुआ है यहाँ पे, Q1, क्योंकि के पास खुद की फील्ड होगी, है ना। तो अब Q2 को तुम यहाँ पे लेके आओगे, मान लो कितनी डिस्टेंस दूरी पे, R डिस्टेंस की दूरी पे लेके आए, तो ये पोटेंशियल जनरेट करेगा इस पॉइंट पे भाई। मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, B पॉइंट का पोटेंशियल अभी कितना है बोलो, Q by R। ओके, तो अभी B पॉइंट पे तुमने चुपचाप लाके Q2 चार्ज रख दिया, कितना अपोजिशन मिला तुम्हें, KQ1/R, तो तुमने इतना ही वर्क किया, राइट। ये तुम्हारा वर्क डन है, जो ये मैं पोटेंशियल लिख रही हूँ ये क्या है बोलो, वर्क डन मैम। हाँ। अब तुम्हें कौन सा चार्ज लेके आना है, Q3 चार्ज उठा के लाओगे यहाँ पे। तो अब इसको कौन कौन से चार्ज, Q2 मैम। चलो इसको R1 मान लो, R1, ये R2, ये R3। अब इस Q3 चार्ज को भाई Q1 और Q2 मिलकर धक्का देंगे, है ना, इसको बोलेंगे अब मतलब जब तुम Q3 चार्ज को लेके आ रहे हो तो इन दोनों चार्ज के अगेंस्ट तुम काम करोगे, तभी तुम उस Q3 चार्ज को लेके आ सकते हो। तो देखो C पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, कितना काम किया भाई तुमने, KQ2/R2 प्लस Q2/R, है ना। तो अब पोटेंशियल एनर्जी क्या कहती है, देखो पोटेंशियल एनर्जी बस थोड़ा सा डिफरेंट है, वो क्या कह रही है कि अब जब तुम एक सिस्टम को असेंबल कर रहे हो, उस सिस्टम को असेंबल करने में टोटल कितना वर्क हुआ, वो पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये तुमने अलग अलग किया है, तो अभी टोटल मुझे बता दो, तो टोटल कितना हो गया, देखो BB plus V। Q1/R1 प्लस Q1/R2 प्लस KQ2/R। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन एनर्जी भी होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी है तो Q1 पोटेंशियल एनर्जी क्या कहती है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, ये तो पोटेंशियल निकाला है। पोटेंशियल एनर्जी क्या कहती है, फॉर्मूला कर हमने कहा था Q इंटू डेल V। जब हमारे पास 1 कूलाम था तो मैंने 1 कूलाम इंटू डेल V लिखवाया था, जब वर्क डन लिखवाया था ना, वर्क ये करवाया था कल तुमसे, जब मैंने बोला था कि अगर किसी Q चार्ज को लेके आओ तो पोटेंशियल से उस Q चार्ज को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो जब तुम इस Q2 चार्ज को लेके आए यहाँ पे, तो इसके पास कौन सा चार्ज था, Q1, तो इस Q2 चार्ज को मल्टीप्लाई करो Q2 से, अब ये तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी बन गई, है ना। अब Q2 चार्ज हो गया, अब तुम Q3 को लेके आए, तो Q3 को लेके आए तो यहाँ पे Q3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे भी Q3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन गई तुम्हारी, देखो बस Q से मल्टीप्लाई किया है, Q कौन सा चार्ज है जिसे उठा के ला रहे हो, तो Q2 को उठा के लाए तो मैंने Q2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जब Q3 को उठा के लाए तो मैंने यहाँ पे Q3 मल्टीप्लाई कर दिया, और कुछ अलग तो किया नहीं। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो गई टोटल, Q3 और Q3। तो ये तुम्हारी क्या है, टोटल वर्क डन। ओहो ओहो शिट, ये बैक नहीं अंडू नहीं कर सकते क्या ऐसे, सॉरी स्टूडेंट्स, ये कैसे हो गया, आ गया क्या वापस, ये क्या हो गया? चला गया क्या, यस मैम चला गया। उड़ गया वो, मैं मेरे से वो पता है क्या हो गया यार, मेरे से वो इरेज ऑल लिंक हो गया, ऑल इंक्स उड़ गई, हाय राम। हाँ मैम कंट्रोल Z कर लो, अंडू से शायद आ जाए। नहीं हो रहा ना, अंडू से नहीं आ रहा भाई, वो मैंने गड़बड़ी कर दी, फाइल नहीं चली गई, वो चला गया। तो तुम्हें समझ में आया ना क्या करा, क्या था मैंने, कि मतलब ये 3 चार्ज को असेंबल किया तो कितना आया, देखो पोटेंशियल एनर्जी KQ1 Q2 वहां पे लिखा होता तो तुम्हें अच्छे से समझ आ रहा होगा, है ना बच्चों। यस मैम। यस चलो मैम। दोबारा शीट लगा ली।
सॉरी, चलिए। तो वो हम तीनों चार्जेस को उठा के ले आए थे। तो ये क्या था, अगर दोबारा से तुम्हें बताऊं, Q1 Q2 Q3, ठीक है। अच्छा, ये Q1 था, ये Q3 था और ये Q3 था, ये R1 और चलो इसको R2 मान, इसको R। तो कितना आया, मैंने क्या बोला, पहले Q2 चार्ज को लेके आए थे तो K Q1 था और इनके बीच में डिस्टेंस R1 था। तो जिस चार्ज को उठा के लाए हो उस चार्ज को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो पोटेंशियल से क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने कल वही तो किया था ना, वर्क डन। देखो जब कल वर्क डन आया था वो आया था चेंज इन पोटेंशियल, है ना। तो क्यों, क्योंकि मैं कल 1 कूलाम चार्ज को उठा के लाई, तो मैंने क्या बोला, एनर्जी क्या होगी जब तुम 1 कूलाम के अलावा कोई भी चार्ज उठा के लाओगे। तो वही किया है। तो पोटेंशियल क्या था, KQ1 बाय R1 और जो चार्ज उठा के लाए Q2। जब Q3 को उठा के लाए तो पोटेंशियल किस किस की वजह से था, देखो KQ1 बाय R3 प्लस KQ2 बाय R2, देख लो, ठीक है। Q1 अब किस चार्ज को उठा के लाए हो, Q3 को, तो Q3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे Q3 को उठा के लाए हो तो Q3 से मल्टीप्लाई। यही क्या है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी या टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम। टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम, बोलो हाँ या ना तो कह दो। यस डन है। और चलो ये तो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्चुअली समझाया, इन असेंबलिंग द सिस्टम। अगर मैं तुम्हें समझो, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे 4 चार्ज दे दूं, अब बोलूं ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है और ये Q4 है, मैंने ऐसे बोल दिया। अब बोल दिया ये R1 R2 R3 R4। चलो अब इस सिस्टम को असेंबल करने में कितना वो लगा, वो बताओ। इस सिस्टम को असेंबल किया तो कितना तुम्हें वर्क डन लगा। तो देखो क्या करते हैं इसमें, तुम एक चीज देखो, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में एक चीज देखो, तुमने हर चार्ज का एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन लिया है। मैथमेटिकली समझो इजी के लिए, Q1 का कॉम्बिनेशन देखो, एक बार Q2 के साथ लिया है, एक बार Q1 का कॉम्बिनेशन Q3 के साथ लिया है, Q1 Q2 Q1 Q3। अब और किसका बचा कोऑर्डिनेशन, कॉम्बिनेशन Q2 और Q3 का, तो तुमने Q2 Q3 लिख दिए साथ में, हाँ ना ना, हाँ कॉम्बिनेशन जैसे करते हैं ना कि भाई अगर ये एक Q1 है तो इसको जितने दोनों चार्जेस बचे हुए हैं दोनों के साथ लिखो, Q1 को Q3 के साथ पेयर करो, Q1 को Q2 के साथ पेयर करो। तो यहाँ पे तुम्हें भी ऐसे पेयर बनाने हैं। तो पेयर कितने बनेंगे बच्चों इसमें, कि सबका पेयर हर जैसे Q1 का पेयर सभी चार्जेस के साथ बनना चाहिए। तो Q1 का पेयर किस किस के साथ बनेगा, चलो बताओ, KQ1 बताओ किस किस के साथ बनाओ, Q3 के ऊपर Q2 के पास बनेगा। तो Q2 के पास कितना डिस्टेंस है, R2। और बताओ अभी Q1 का किसके साथ, Q3 by R3। KQ1 और Q3 by R3। तुमने क्या बनाया है, Q3 करवाया है ना। Q3 और Q1 के बीच में तो ये डिस्टेंस है, तो तुम्हें अब ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, समझे। ये वाली डिस्टेंस निकालोगे जब तो वैल्यूज गिवन होंगी। तो अभी इस वाले डिस्टेंस को क्या मान लूं, R मान लूं, वरना आप इजी तो तुम निकाल ही लोगे पीजीटी से क्योंकि स्क्वायर है। ये मान लेते हैं R, ठीक है। तो KQ अब और किसके साथ पेयर बनेगा Q1 का, 4 के साथ में। 4 के साथ कितना डिस्टेंस है, R1। और कोई पेयर बचा Q1 के लिए, ठीक है। अब Q2 पे आओ, Q2 का बताओ। मैम Q4 के साथ, हाँ 1 के साथ क्योंकि ऑलरेडी बन चुका है तो अभी दोबारा नहीं लिखेंगे, है ना। तो Q2 का बच्चों किसके साथ लिखोगे, 3 के साथ और 4 के साथ। 4 के साथ कौन सा डिस्टेंस लोगे, अगर मान लो ये R1 है तो ये वाला R2। ओके, ठीक है। अभी Q3 के साथ किसका लेंगे, सिर्फ और सिर्फ Q4 का।
अच्छा अभी तो ये 4 है, अगर बच्चों मैं तुम्हें 5 दे दूं, 6 दे दूं, तो क्या ये कॉम्बिनेशन बनाने थोड़े टफ नहीं हो जाएंगे? तो अगर मैं तुम्हें एक ऐसा यस फॉर्मूला मैम। बता दूं जिससे नो तुम्हें ये मैम। पता चल जाए कि टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं, कितने बनेंगे, तो कैसा आ जाएगा? मजा नहीं आएगा? तो देखो मैम आ ये जाएगा, सिग्मा लगा के हाँ, होगा बस। तो देखो अगर तुम टोटल पोटेंशियल पहले तुम्हें पता चल जाए कि टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं, तो कैसे पता लगेगा? सपोज करो यहाँ वापस इस पे आओ, एक सेकंड। इसका अच्छा कॉम्बिनेशन का फॉर्म, मुझे कितने के कॉम्बिनेशन बनाने हैं? 2-2 के, है ना? दो पेयर, 2-2 के पेयर है। तो NC2, N क्या है? नंबर ऑफ चार्जेस। इसमें देखो नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं इस वाले में, क्यूब, इसमें ट्राइंगल में 3 है, और तुम्हें 2-2 के पेयर बनाने हैं ना, तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? तो क्या फॉर्मूला है? 3 फैक्टोरियल, जो टोटल चार्जेस है वो, अपॉन में क्या लिखते हैं? देखो 2 - 3 3 3 माइनस 2 -2 लिखोगे, 3 - 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टर। ठीक है? कॉम्बिनेशन का ये है। तो बताओ कितना आया? 3 फैक्टोरियल, 3 - 2 तो 1, ये अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो इसको क्या लिखोगे? 3 × 2 फैक्टोरियल, ये कट गया, तो कितने कॉम्बिनेशन आ गए? 3। तो हमारे पास यहाँ पे 3 ही आए हैं, देख लो। चलो इस क्यूब का निकालो, अब क्यूब का, सॉरी इसका निकालो, 4 का। फोर C2 बनेगा ना, 4 चार्ज है, कॉम्बिनेशन 2 बनाने हैं, तो बस कॉम्बिनेशन लगाना है। तुमने पढ़ा होगा भाई 11th में, कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन। तो ये आ गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 6 आ गया। 4 × 3 × 2, तो 2 से 2 कट गया, और इसको 2 × 1 फैक्टोरियल कर दोगे तो ये भी 3 × 2 = 6, यानी कितने कॉम्बिनेशन है? 6 कॉम्बिनेशन, और 6 ही बनेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से तुम कॉम्बिनेशंस निकाल सकते हो, जिससे तुम ये चेक कर सको कि हाँ तुमने सारे वैल्यूज लिखी हैं कि नहीं लिखी, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन करते वक्त भूल जाएंगे कि किसका किसके साथ कॉम्बिनेशन बिठा दिया। तो टोटल क्रॉस चेक करने के लिए दिस इज द फॉर्मूला NC2, ये याद रखना। ओके, तो अभी आओ अगले, अभी स्पिन तो नहीं आते हैं, अभी मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगी, बहुत बढ़िया है, पर उससे पहले तुम एक आसान सा सवाल कर लो। ये वाला सवाल कर दो, चलो आसान सा, पोटेंशियल। ये तो बहुत ही आसान है, ये करो। मैं एक अच्छा सा सवाल ढूंढ रही थी, पोटेंशियल एनर्जी का है, मुझे मिले तो कर रहा हूँ। तुम इसे करो, आई एम सर्चिंग द सवाल। तो बच्चों समय तो हो गया, नहीं 6:30 पे होएगा ना समय, बताते वक्त पता ही, पढ़ाते वक्त पता ही नहीं चलता। एक होमवर्क देके जाऊंगी, पहले इसे करो, इतना बढ़िया सवाल है, तो मजा आ जाएगा, पर वो एक बार पहले मुझे मिल जाए। डीपीपी सॉल्व कर लेना, देख लेना, वरना फिर पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है अगर डीपीपी नहीं लगाओगे। इक्विपोटेंशियल का भी एक, अभी थ्योरी हो गई, कल सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे एकदम बढ़िया बढ़िया, कॉन्सेप्ट बहुत हो गया। मिल गया क्वेश्चन, मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ, वो होमवर्क सवाल ले लेना। सारे चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, और इनकी डिस्टेंस मतलब ये एक स्क्वायर है जिसका डिस्टेंस a है, तो सबका a ही होगा। अब मुझे ये बताओ कि इस कॉम्बिनेशन से अगर मैं इस तरीके से चार्ज असेंबल करती हूँ, ये 4 चार्ज मैं ऐसे लगा दूं, ये वो है सर्कल, पहले ये थी असेंबल, तुम्हारी सिस्टम इस तरीके से अरेंज था, फिर ये सिस्टम ऐसे अरेंज हो गया। तो तुम्हें बताना है
वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in changing the configuration। कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई कि नहीं हुई, पहले तो ये देखो। सिस्टम Yes, ma'am. हो गया ना? यस मैम। तो बस अच्छा, अब मैं इसकी रेडियस भी बता देती हूँ। सर्कल की जो रेडियस है वो है a। पहला सवाल क्या आ रहा है, ये क्वेश्चन जरूर करना एकदम। पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में क्या है समझ आ जाएगा। तो ये क्या है कि 3 पॉइंट चार्जेस हैं, यू आर गिवन एन अरेंजमेंट 3 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस, सो दैट द पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई सिस्टम की, 0 हो गई। और इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। कितना आ रहा है बोलो, देखो कैसे करोगे। के क्यू 2Q सेम डिस्टेंस पे हैं, तो मैं मान लेती हूँ सेम डिस्टेंस R है, प्लस के क्यू एक्स क्यू सेम डिस्टेंस पे है R है, प्लस के क्यू, अच्छा क्यू तो हो गया नहीं, क्यू को 2Q के साथ रख लिया, क्यू को XQ के साथ रख लिया। अच्छा 2Q को XQ के साथ रखना है अब, 2Q बाय R। ये तीनों ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है भाई। तो तुम्हारे पास क्या क्या चीजें बची, 2Q स्क्वायर प्लस XQ स्क्वायर प्लस कितना बचा, 2XQ स्क्वायर इक्वल्स टू 0। कितना हो गया, इसको ऐड करो, x की वैल्यू निकालो, q स्क्वायर कॉमन ले लो, कितना बच गया, 2 प्लस x प्लस कितना बच गया, 2Q, तो 2x इक्वल्स टू 0। तो कितना आ गया, 2x प्लस ये सॉरी 3x प्लस 2 हो गया इक्वल्स टू 0। तो x कितना हो गया, -2/3। क्या गड़बड़ आ गई इसमें, ठीक है। तो क्या बोला कि तीनों अरेंजमेंट एक बनी हुई है, अब तीनों इक्वल डिस्टेंस पे है, मुझे नहीं पता क्या सिस्टम है, तीनों पर बराबर दूरी पे है, तो अब तीनों की पोटेंशियल एनर्जी का सम 0 हो जाएगा। तो x क्या बनेगा, तो वहां से तुमने x निकाल लिया। ओके, तो अगली क्लास में वी विल डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और चेंज इन पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, और कुछ कंटिन्यूअस बॉडीज भी उठा लेंगे, तो जिससे तुम्हारा पोटेंशियल भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके ओके तो नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन के लिए रहेगी, कॉन्सेप्ट जो जरूरी थे मैं सब बता चुकी हूँ। बाय बच्चों, डीपीपी भी सॉल्व कर लेना। ओके बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय बाय एवरीवन।